Yes, good morning, class 8. A very good morning to all of you. As you all know that today we are going to discuss chapter number 7 from history. Yes, and the chapter name is वेवर्स आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ऑनर्स। यस, बेसिकली आज हम लोग वेवर्स के बारे में जानेंगे, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ऑनर्स कौन थे, उनकी क्या रोल था उस समय, जिस समय की बात हम करेंगे, ठीक है, उसमें इनकी क्या पार्टिसिपेशन थी, इसके बारे में बेसिकली हम जानेंगे, राइट। और हम देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या चीजें जो है इंक्लूड है। तो आज वन बाय वन हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस chapter number 7 from history, and the chapter name is Weaver, Iron Smelters and the Factory Owners. Let's see the topic from this chapter, and the first topic is Indian textile and world market. Yes, first of all we are going to discuss about how was the Indian textile and the world market on that time. Okay, after discussing this topic, after that we are going to discuss about the what tell us history. Yes, this topic is totally different. आपको सुनने में भी थोड़ा अलग लगता होगा, सुनने में भी जरा लगता है कि वर्ड्स टेल अस हिस्ट्री, वर्ड जो शब्द होते हैं वो हिस्ट्री के बारे में कैसे व्याख्या करते हैं, हिस्ट्री के बारे में कैसे बताते हैं, ये समझने वाली बात है एक्चुअली। तो इसके बारे में भी आज कुछ नया जानने को मिलेगा, दैट इज हाउ वर्ड्स टेल अस हिस्ट्री। ये हम जब पढ़ेंगे तो समझ में आया कि जो शब्द है वो भी इतिहास को कहीं ना कहीं व्याख्या करते हैं, इतिहास को बयां करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक नंबर 3, एंड द टॉपिक नंबर 3 इज इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट। यस, अगर हम बात करें तो प्रीवियस क्लासेस में भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया है पहले से कि प्रीवियस क्लास में कह सकते हैं, और हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 चैप्टर नंबर 2 की बात करें, बेसिकली थोड़ा बहुत हमने उसमें डिस्कस किया था इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट में। इंडियन टेक्सटाइल के क्या वैल्यू थे, उसके क्या यूजेस थे, ब्रिटिशर्स जो थे वो इसे किस तरह से देखते थे। अगर ब्रिटिशर्स की बात करें तो हम तो भी ये पाएंगे कि वो इस इंडियन टेक्सटाइल जो थे या फिर इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थे, इसको वो लोग किस तरह से लेते थे, इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन बहुत ही अच्छे तरीके से। आफ्टर दैट आवर फोर्थ टॉपिक इज दैट इज हु वेयर द वेवर्स। यस, आपकी आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेवर्स जो थे, जैसे कि हमने बात किया सबसे पहला टॉपिक दैट इज चैप्टर नेम इज वेवर्स आयरन स्मेल्टर एंड फैक्ट्री ओनर्स। तो बेसिकली इसमें हम ये जानेंगे कि वेवर्स थे कौन, इनके बारे में हिस्ट्री जानेंगे कि इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ या फिर ये किस तरह के काम किया करते थे। ऐसे बहुत सारी बातों को आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली आज हम इन 3 टॉपिक को डिस्क्राइब करना हम लोग पढ़ेंगे, और मैं डिस्क्राइब करूंगा आप लोगों को। फर्स्ट वन इज द इंडियन टेक्सटाइल एंड वर्ल्ड मार्केट, हाउ इट वाज एक्चुअली ऑन दैट टाइम, एंड यस सेकंड वन इज द वर्ड sorry words tell us history. Yes, this is very important, and we can say that is totally interesting also. So let's wait for it. And yes, third one is the Indian textile in European market. All of you very familiar with this topic, but let's see in our book what actually it is tell that. Okay, so listen me very carefully. The chapter 7 is, this chapter tell us the story of the craft and industry of the India during the British rule by focusing on 2 industries. Actually हम इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो हम इस चैप्टर जो क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत की जो इंडस्ट्री और क्राफ्ट थे इस पे फोकस किया गया इस चैप्टर में, उसको बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, हाँ, जब ब्रिटिश शासन काल था उस वक्त भारत में, या फिर ये कह सकते हैं कि भारत के क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री की क्या पोजीशन थी, क्या उसके विशेषताएं थी, उसके इम्पैक्ट क्या थे, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। एंड यस, मैं फिर से बता दूं, इंडियन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बाय फोकसिंग ऑन 2 इंडस्ट्री। यस, ब्रिटिश रूल में बेसिकली ब्रिटिश जो थे वो 2 इंडस्ट्री पे फोकस करते थे। कौन कौन से था, पेंसिल से पॉइंट आउट कर सकते हो। यस, यहाँ पे कह रहा है, मैं फिर से बोलूं, दिस चैप्टर टेल द स्टोरी ऑफ द क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री ऑफ India during British rule by focusing on 2 industry. What was the 2 industry? Namely textile, and second one is the
आयरन एंड स्टील। यस, ब्रिटिश के जमाने में जो वो रूल किया करते थे हमारे में, उनके शासन काल में हम कह सकते हैं। बेसिकली जो टेक्सटाइल था उसके में उसके ऊपर फोकस करते थे वो लोग, दो इंडस्ट्री, टेक्सटाइल एंड यस दूसरा जो है आयरन एंड स्टील के बारे में वो फोकस किया करते थे। तो बेसिकली आज हम इस चैप्टर में पूरी तरह से अगर देखें तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। आगे देखते कहता है बोथ दिस इंडस्ट्री वेयर क्रूशियल फॉर द इंडस्ट्री रेवोल्यूशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अगर हम आधुनिक विश्व की बात करें तो ये जो दो इंडस्ट्री हैं कहीं ना कहीं बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आधुनिक युग की बात करें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका रहा है। कैसे, जरा आगे देखते हैं। Mechanized production of cotton textile made Britain the famous industrial nation in the 19th century। हाँ, कॉटन का प्रोडक्शन इतना अच्छा था हमारे यहाँ कि 19वीं शताब्दी में कहीं ना कहीं बहुत ही पॉपुलर हुआ। और कैसे, जरा आगे देखते कह रहा है नेशन इन द 19th century एंड when iron and steel industry started growing from the 1850। और इसके साथ साथ आयरन एंड स्टील फैक्ट्री जो उद्योग थे, आयरन एंड स्टील जो उद्योग थे, उसकी जो शुरुआत थी वो हुई थी लगभग 1850 के आसपास, लगभग, या फिर ये कह सकते हैं 1850 से स्टार्ट हुई थी। ब्रिटेन कम टू बी नोन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। 1850 में ब्रिटेन को वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड के लिए जाना जाता था। क्यों? क्योंकि उसने आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन पूरी तरह से उस समय स्टार्ट कर दिया था। आगे कहता था इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन had a close connection with the conquest and colonization of the India। अब यहाँ से थोड़ा स्टेटमेंट चेंज होता है, फिर से मैं बता दूं। यहाँ कहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ अ ब्रिटिश। हाँ, जब ब्रिटिश का इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, संयंत्रीकरण होने लगा, हैड अ क्लोज रिलेशन विद द कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइज। और जैसे ही इसके साथ, भारत के साथ उसने अपने एक बहुत ही गहरा संबंध बना लिया, जैसे जैसे भारत को जीतता गया, या फिर ये कहते हैं कॉलोनाइजेशन को प्रमोट करता गया, जैसे जैसे वो अपने कॉलोनाइजेशन को विस्तार करता गया, कहीं ना कहीं उसके भारत के साथ एक गहरे संबंध भी बने थे। कह रहा है द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द ब्रिटेन हैज अ क्लोज कनेक्शन विद द कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ द इंडिया। You have seen chapter 2। हाँ, chapter 2 अगर आपने देखा होगा, how the English East India Company's interest in the trade and occupation of territory। हाँ, chapter 2 में हमने पढ़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे हमारे ऑक्यूपेशन और ट्रेड में इंटरेस्ट लेने लगी थी। कुछ तो खास बात थी हमारे यहाँ, हमारे भारत में, हमारे इंडिया में कुछ खास बात थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारे साइड में अट्रैक्ट करने लगी थी। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी प्रभावित होकर हमारे भारत आए थे और कहीं ना कहीं भारत के ट्रेड एंड टेरिटरी से बहुत ही प्रभावित हुए थे। देखो आगे कहता है एंड हाउ द पैटर्न ऑफ ट्रेड चेंज ओवर द डिकेड। और जो पैटर्न यानी कि जो ट्रेड यानी व्यापार के जो पैटर्न थे, दशक क्या हुआ, परिवर्तन आते गए, चेंजेस देखने को मिले, क्योंकि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का इंटरफेरेंस हो गया था। या फिर यूं कह लें कि हमारा जो ट्रेड और ऑक्यूपेशन था कहीं ना कहीं बहुत पॉपुलर होने लगा था डे बाय डे। तो कह रहे हैं, तो आगे कहता है कि डिकेड बाय डिकेड बहुत सारे इसके पैटर्न में चेंजेस देखने को मिले थे। क्या जब देखते हैं, इन द लेट 18th century द कंपनी वाज बाइंग गुड्स इन इंडिया एंड एक्सपोर्टिंग देम टू इंग्लैंड एंड यूरोप। यस, अगर 18वीं शताब्दी के मध्य की बात करें, 18वीं शताब्दी में, तो कहता है इन द लेट 18th century द कंपनी वाज बाइंग गुड्स। हाँ, जो कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, जब भी कंपनी का जिक्र करें तो यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हमारे यहाँ से गुड्स को बाय करती थी और उसे कहाँ, यूरोप एंड इंग्लैंड में जाके सेल किया करता था। कह रहा है कंपनी वाज बाइंग गुड्स इन इंडिया एंड एक्सपोर्टिंग देम टू इंग्लैंड एंड यूरोप। उसे उस गुड्स को एक्सपोर्ट करता था कहाँ, इंग्लैंड में एंड यूरोप में। ओके, मेकिंग प्रॉफिट थ्रू अ सेल। और इससे बहुत ही बड़ा उसे प्रॉफिट भी होता था, बिकॉज अभी मैं आगे बताऊंगा, फिर भी बता दूं मैं, इंडिया में क्या था उस समय जो ट्रेड और ऑक्यूपेशन था, या फिर जितने भी गुड्स थे, ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन बहुत ही पॉजिटिव वे में और बहुत ही मतलब कह सकते हैं इम्पैक्टफुल तरीके से वो स्प्रेड हो चुका था। और कहीं ना कहीं जो इंडिया में गुड्स थे, उन गुड्स की जो कीमत थे बहुत ही चीप थे और बेस्ट हुआ करते थे। यही चीज की, और जो गुड्स थे उसकी कहीं ना कहीं डिमांड जो थी वो यूरोप में, यूरोपियन कंट्री में लाइक इंग्लैंड, इस समय बहुत ही डिमांड बढ़ गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि इंडिया से गुड्स खरीदते थे बहुत ही चीप प्राइस में, ठीक है, बहुत ही कम दाम में खरीदते थे, उसे इंग्लैंड एंड यूरोप में जाकर बेच देते थे, उसे सेल करते थे बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ। जैसे किसी इस पेंसिल को अगर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से खरीदती है 10 रुपए में, तो हो सकता है इस पेंसिल को वो इंग्लैंड या यूरोप
यूरोप में जाकर 50 रुपीज में यानी 50 रुपए में बेच सकती है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मार्जिन ईस्ट इंडिया कंपनी को दिखाई देने लगा था। तो उसने इसमें भी प्रॉफिट लेना चाहा और उसने लिया भी। आगे कहता है, हाँ yes, with the growth of industrial production, British products and over the with the growth of the industrial production, British industrialization began to see India vast market of their industrial product and over the manufactured goods from Britain began flowing India। हाँ, और इसकी शुरुआत के साथ साथ कहीं ना कहीं ब्रिटिश वाले समझ गए थे कि भारत जो है हमारे ट्रेड के लिए बहुत ही अच्छा देश रहेगा, बिकॉज भारत में जितने भी गुड्स हैं वो चीप प्राइस में मिलते हैं और हम उसे क्या करते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट लेके अपने कंट्री में बेच देते थे। तो कहीं ना कहीं भारत उनके व्यापार के लिए बहुत ही एक अच्छा जगह बन चुका था, कह सकते हैं। एंड कह रहा है ओवर द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स द ब्रिटेन बिगेन द फ्लोडिंग इंडिया। हाउ डिड दिस अफेक्ट इंडियन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। लेकिन यह क्वेश्चन उठ जाता है, आपने अभी तक देखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया से गुड्स खरीदकर, ठीक है, अपने कंट्री यानी कि यूरोप, इंग्लैंड और यूरोप जैसे महादेशों में बेचने की कोशिश करता है, उसमें बहुत बड़ा मार्जिन प्रॉफिट कमाता है। नो डाउट ये बहुत ही अच्छा व्यापार फल फूल रहा था उनके लिए, ब्रिटिश के लिए। लेकिन इसके बावजूद एक क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है, हाउ डिड दिस अफेक्ट इंडियन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज। हाँ, कहीं ना कहीं ये भारतीय जो इंडस्ट्री थे, इंडियन इंडस्ट्री था और क्राफ्ट उसको प्रभावित किया था। कैसे प्रभावित किया था हम इस चैप्टर में जानेंगे। दिस इज क्वेश्चन वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं हमारे देश के गुड्स को वो कम दामों में परचेज करके अपने देश में जाकर बेचते थे और उससे हाईली प्रॉफिट उनको अर्न करते थे। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे देश का जो है कह सकते हैं क्राफ्ट जो है प्रभावित हुआ था। कैसे, जरा इसे देखते हैं अगले टॉपिक के थ्रू। लेट्स सी द टॉपिक इज इंडियन टेक्सटाइल एंड वर्ल्ड मार्केट। अब देखते हैं इंडियन टेक्सटाइल और वर्ल्ड मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है, फिर किस तरह की बातें हो रही है। लेट्स सी, Let us look at textile production around 1750। चलो हम 1750 की बात पहले कर लें। अगर 1750 में अगर हम देखेंगे टेक्सटाइल प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो हम पाते हैं बिफोर द ब्रिटिश कंक्वर्ड बंगाल इट वाज अ फार इंडिया वाज बाय फार द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्सटाइल हेड बिलोंग द रिवार्ड बोथ देयर फाइन क्वालिटी एंड एग्जीक्यूट क्राफ्ट पर्सनशिप। हाँ, यहाँ एक लाइन कह रहा है कि लगभग 1750 की अगर बात करें, बिफोर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को नहीं जीता था, उसमें फतह नहीं हासिल की थी, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। भारत एकमात्र ऐसा देश था जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन करता था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पे कब्जा नहीं स्थापित कर सकी थी, जब तक नहीं की थी, ठीक है, उसको बंगाल को जीतने से पहले की बात करें तो इंडिया एकमात्र ऐसा देश था जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉटन का जो है टेक्सटाइल जो है वहां पे एस्टेब्लिश थे। इंडियन टेक्सटाइल हैड लॉन्गर बीन रिनोन्ड बोथ ऑफ देयर फाइन क्वालिटी एंड एग्जीक्यूट क्राफ्ट पर्सनशिप। वो जो टेक्सटाइल हुआ करते थे उसकी जो क्वालिटी थी बहुत ही फाइन क्वालिटी हुआ करती थी, क्योंकि इंडिया में जो कॉटन का स्पेशल टाइप ऑफ क्वालिटी है वो किसी भी वर्ल्ड में नहीं मिलता था, जिसकी वजह से यहाँ के टेक्सटाइल को जो वैल्यू थे, जो उसकी क्वालिटी थी बहुत ही फाइन क्वालिटी हुआ करती थी। यही कारण था जो कह रहा है दे वेयर एक्सट्रीमली ट्रेड इन साउदर्न एशिया, जिसकी वजह से वो साउदर्न एशिया में लाइक जावा, सुमात्रा एंड पेनांग, इस तरह के देशों में वो लोग एक्सट्रीमली ट्रेड करना पसंद करते थे। एंड वेस्ट एंड द सेंट्रल एशिया, और वेस्ट एंड मध्य एशिया, यानी मध्य एशिया की बात कर रहा है, तो इसमें वो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड करना पसंद करती थी, बिकॉज इंडिया ही एक ऐसा जगह था, अगर एशिया कंटिनेंट में बात करें इंडिया की, तो इंडिया एक ऐसा जगह था जहां पे बहुत ही फाइन क्वालिटी का कॉटन जो है प्रोडक्शन किए जाते थे, जिसकी वजह से यहाँ की टेक्सटाइल जो थी वो बहुत ही फाइन क्वालिटी की हुआ करती थी, जो कि यूरोपियन को, ईस्ट इंडिया कंपनी को अट्रैक्ट करती थी अपनी ओर। देखते हैं आगे। From the 16th century, European trading company began buying Indian textile for sale in Europe। अब हम बात करते हैं 16वीं शताब्दी के आसपास की। कह रहा है यहाँ पे फ्रॉम द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी से ये जो कारोबार स्टार्ट हो चुका था, किसका,
अब वेबर्स की बात नहीं करेंगे, पहले टेक्सटाइल की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फ्रॉम द 16th सेंचुरी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, जितने भी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी थे वो लोग क्या करते थे, इंडिया से टेक्सटाइल को खरीदते थे और अपने देश में जाकर उसको सेल करते थे, क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल बहुत ही फाइन क्वालिटी हुआ करते थे और इंडिया में बहुत ही इजीली अवेलेबल थे, बहुत ही चीपर प्राइस में, राइट, उसको परचेज करके और अपने कंट्री में यानी यूरोपियन कंट्री में जाकर बहुत ही हाईली प्राइस में उसे बेचते थे। इतना ही नहीं, कहता है मेमोरीज ऑफ द फ्लोरिशिंग ट्रेड एंड क्राफ्ट पर्सनशिप ऑफ इंडियन वेवर इज preserved in many words still current in English and other language। और हाँ, भारत, हम सब जैसा कि जान चुके हैं, भारत में जो है वेवर्स की एक अलग ही स्पेशलिटी थी, एक अलग ही क्वालिटी हुआ करती थी। इस सब चीजों को कहीं ना कहीं, या फिर कह सकते हैं कि भारत के जितने भी क्राफ्ट थे, ठीक है, इन सब चीजों को कहीं ना कहीं प्रिजर्व करके रखा गया है। कैसे, कह रहा है मेमोरीज ऑफ दिस फ्लोरिंग ट्रेड, इस ये जो व्यापार था जो कि फल फूल रहा था, इसको एक मेमोरी के तौर पर कहीं ना कहीं प्रिजर्व किया गया था। कैसे, कह रहा है ट्रेड एंड द क्राफ्ट पर्सनशिप ऑफ इंडिया वेवर्स इन प्रिजर्व इन मेनी वर्ड्स, इसे कई शब्दों में प्रिजर्व करके रखा गया था। शब्दों के थ्रू इन सब चीजों को, इंडियन ट्रेड जो थे या फिर टेक्सटाइल के बारे की बात करें, इन सब चीजों को कहीं ना कहीं शब्दों के माध्यम से प्रिजर्व करके रखा गया था। कह रहा है स्टिल करंट इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश में और बहुत मेनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, उसे प्रिजर्व कर लिया गया था। इट इज इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ सच वर्ड, लेट्स सी व्हाट दे टेल अस। और बहुत मजा आएगा इस तरह के वर्ड्स जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में अगर जानेंगे तो बहुत मजा आएगा। अलग अलग तरह के वर्ड्स जो हैं जो कि इस ट्रेड को, या फिर कह सकते हैं इस तरह के टेक्सटाइल या उसकी खासियत को बयां करते हैं। कैसे, जरा अगले टॉपिक की हम बात करें, समझ में आएगा अच्छे तरीके से। वर्ड्स टेल अस हिस्ट्री, अब आपको समझ में आया कि वर्ड्स जो है कैसे हिस्ट्री व्याख्या करता है, अभी मैं बताऊंगा। जो मैंने बोला ना कि वर्ड्स में चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज या अदर लैंग्वेज में, वेवर्स हो गए, टेक्सटाइल हो गई, इंडस्ट्री, इन सबको कहीं ना कहीं प्रिजर्व, इसकी जो ट्रेड जो फल फूल रहा था उसको कहीं ना कहीं प्रिजर्व करके रखा गया था शब्दों के माध्यम से, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो या फिर अदर लैंग्वेज हो। जरा इस टॉपिक को देखें तो और अच्छे समझेंगे हम लोग आगे। वर्ड्स टेल अस हिस्ट्री, अब देखते हैं वर्ड्स जो है हिस्ट्री के बारे में कैसे बताते हैं। लेट्स सी। यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट encountered the fine cotton cloth from the India carried by Arab merchant in मोसूल इन प्रेजेंट डे इन इराक। यस, अब यहाँ से शुरुआत होती है हमारे भारत की जितने भी फाइन क्वालिटी के टेक्सटाइल होते थे, उसका पहला लाइन स्टार्ट यहाँ से। सबसे पहले यूरोपियन ट्रेडर्स ऐसे थे जिन्होंने इस चीज को खोज निकाला था, क्या, फाइन कॉटन क्लोथ फ्रॉम द इंडिया, जो इंडिया के कॉटन क्लोथ्स थे उसे सबसे पहले खोज निकाला था। कैरिड बाय अरब मर्चेंट, जो कि अरब मर्चेंट जो हम हमेशा इसको अपने साथ ले जाया और ले आया करते थे, दैट इज इन मोसूल जो कि आज के डेट में इराक देश में प्रेजेंट है। वहां के जो ट्रेडर्स थे वो लोग बेसिकली इंडिया के जितने फाइन क्वालिटी के कॉटन, कह सकते हैं कॉटन नहीं, यहाँ हम टेक्सटाइल के बारे में बात करेंगे, टेक्सटाइल को अपने साथ रखते थे। सबसे पहले इसको खोजा यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी ने। आगे कहता है सो दे बिगेन टू रेफर टू ऑल फाइनली वोवन टेक्सटाइल एज मुस्लिम, और जिसको वो लोग मुस्लिम के नाम से रेफर करने लगे। ए वर्ड दैट एक्वायर्ड वाइट करेंसी, जो कि एक ऐसा वर्ड जो कि वाइट करेंसी को एक्वायर करता है। कैसे, अगले लाइन में समझाता हूं। When the Portuguese first came to the India in search of spices, they landed in Calicut। जब सबसे पहले पोर्तुगीज जो थे वो इंडिया में आए थे, किसके, मसालों की खोज में, स्पाइसेस की खोज में, सबसे पहले कहाँ आए थे, कलिकट। कलिकट नाम की एक जगह थी वहां पे, जो कि केरला में है बेसिकली, जो कलिकट है वो केरला में है, कोस्ट इन साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया, जो कि साउथ वेस्ट में वो कोस्ट पड़ता है। द कॉटन टेक्सटाइल विच दे टुक बैक इन यूरोप अलोंग विद द स्पाइसेस कम टू बी कॉल्ड कैलिको। अच्छा, और इनकी ये खासियत थी कि अक्सर क्या करते थे, कॉटन टेक्सटाइल जो थे, टेक्सटाइल के साथ साथ जो स्पाइसेस थे इसे अपने देश वापस ले जाया करते थे, ठीक है। और यहाँ का द कॉटन टेक्सटाइल विच दे टुक बैक यूरोप, जो कॉटन टेक्सटाइल थे वो अपने देश यानी यूरोप जो लेके जाया करते थे अलॉन्ग विद स्पाइसेस, मसालों के साथ साथ, केम टू बी कॉल्ड, जो कि बाद में उसे कैलिको के नाम से जाना जाने लगा। आगे लिखा है डिराइव फ्रॉम कलिकट। हाँ, कलिकट जगह से जो कैलिको शब्द का जो है ओरिजिन हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे आप लोग पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो। कैलिको वर्ड है जो कहीं ना कहीं कलिकट से डिराइव हुआ है, जो इसलिए खोजा गया क्योंकि जो वहाँ के
ट्रेडर्स थे वो अक्सर इंडियन टेक्सटाइल को भी ले जाया करते थे मसालों के साथ साथ। ठीक है, आगे कहता है एंड सब्सिक्वेंटली कैलिको बिकम द जनरल नेम ऑफ ऑल कॉटन टेक्सटाइल, और आगे चलकर जितने भी कॉटन टेक्सटाइल थे सबके नाम कैलिको के रख दिए गए। आगे कहता है नेक्स्ट पैराग्राफ में There are many other words which point on the popularity of Indian textile। अच्छा, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसे हम पॉइंट कर सकते हैं, किसके आधार पर? पॉइंट ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। इंडियन टेक्सटाइल की पॉपुलैरिटी को देखते हुए उस पर पॉइंट बहुत सारे वर्ड्स किए गए थे। इन वेस्टर्न मार्केट, पश्चिमी मार्केट की अगर बात करें तो कैसे? इन फिगर 3 यू कैन सी द पेज ऑफ एन ऑर्डर बुक। अच्छा, फिगर 3 जब आप देखोगे आपको एक पेज दिखाई देगा जिसमें कुछ ऑर्डर किए गए हैं। ऑर्डर बुक दैट द English East India Company sent to the representative in Calcutta in 1730। यस, फिगर 3 देखो वहां पे आपको समझ में आया, एक ऑर्डर बुक में कितने रिप्रेजेंटेटिव जो है कलकत्ता भेजे गए हैं 1730 में। पर्पस क्या था देखते हैं। द ऑर्डर दैट ईयर वाज फॉर 5,89,000 पीसेस ऑफ क्लॉथ। और ये जो ऑर्डर किए गए थे कितने कपड़ों, कितने क्लॉथ्स के? 5,89,000 क्लॉथ्स के ऑर्डर किए गए थे। ये ऑर्डर बुक में आपको दिखाई देगा, आप अपने पेज में जब देखोगे यहाँ आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, तो डीपली जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। आगे क्या है? ब्राउजिंग थ्रू द ऑर्डर बुक यू वुड हैव सीन द लिस्ट ऑफ 98 वैरायटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ। आप जब इस ऑर्डर बुक को अच्छी तरीके से देखोगे आप पाओगे इसमें कई वैरायटी के जो है सिल्क क्लॉथ्स हैं, राइट। मैं फिर से बता दूं, कह रहा है browsing through the order book you would have seen the list of 98 variety, sorry 98 वैरायटी के सिर्फ कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ है, यानी कि कॉटन के कपड़े हैं और सिल्क के कपड़े हैं। 98 ऑफ वैरायटी। इस लिस्ट को हम अच्छे से देखेंगे तो ये हम पाएंगे। यस, these were known by the common name of the European trade as प्राइस गुड। हाँ, और आगे चल के यूरोपियन ट्रेड व्यापार जो था उसके हिसाब से इसके कॉमन नेम मिला, दैट इज प्राइस गुड। यूजुअली वोवन क्लॉथ पीसेस वेयर 20 यार्ड लॉन्ग एंड 1 यार्ड वाइड। जो बेसिकली जो क्लोथ्स थे वो 20 यार्ड लॉन्ग थे एंड 1 यार्ड जो है वाइड, उसका जो स्पेस था, उसका जो लेंथ एंड ब्रेथ था उसके बारे में बता रहा है। यूजुअली वोवन क्लॉथ, जितने वोवन क्लॉथ के जो पीसेस थे दे वेयर 20 यार्ड लॉन्ग एंड 1 यार्ड वाइड। बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पैरा में कह रहा है नाउ लुक एट द नेम ऑफ द डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्लॉथ इन द बुक। अब आप इस बुक को जब देखोगे पढ़ोगे तो अलग अलग वैरायटी के आपको इसमें अलग अलग वैरायटी के जो क्लॉथ्स है वो अलग अलग नाम से आपको इसमें मिलेंगे। कैसे चल देखते हैं। अमंगस्ट द पीसेस ऑर्डर इन द बल्क वेयर प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ वेयर चिन्स। और बहुत सारे जो बल्क यानी बड़े पैमाने में जो ऑर्डर किए गए हैं कपड़ों में उनमें से एक क्लॉथ जिसका नाम है चिन्स और कैसोइज, और या फिर कह सकते हैं खासा नाम के कुछ कपड़े हैं जिनके बारे में यहाँ जिक्र किया है। एंड बैंडाना एक तरह का कपड़ा है जो मैं क्लॉथ है जो मैं आपको बताऊंगा बैंडाना क्या है। ठीक है। डू यू नो वेयर द इंग्लिश टर्म चिन्ह कम फ्रॉम? क्या आपको पता है जो इंग्लिश टर्म चिन्ह है वो कहां से आया है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द हिंदी वर्ड चिन्ह। ये हिंदी के एक वर्ड जो है दैट इज CHHINT, चिन्ह से चिन्ह बना है। कैसे? अ क्लॉथ विद स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिजाइन। यस, एक इस चिन्ह का मतलब होता है एक ऐसा क्लॉथ जिसपे रंग बिरंगे फूलों से बना हुआ डिजाइन आपको दिखाई देगा। आप फिगर 4 अगर देखोगे तो कुछ इस तरह का हम कह सकते हैं, इस तरह कुछ क्लॉथ के बारे में जिक्र कर रहा होगा। आगे कहता है फ्रॉम द 60 AD देयर started a craze of printed Indian cotton textile in England। हाँ, अब देखिए 1680 की बात अगर करें तो वहां पे भारतीय कपड़ा था, क्लॉथ था जिसका डिमांड बढ़ गया था। और वो किस तरह कपड़ा था? There started a craze for printed Indian cotton textile। भारतीय कॉटन टेक्सटाइल जो थे पहले प्रिंटेड आया करते थे, उसका जो डिमांड एकाएक जो है यूरोप में बढ़ा था, इन इंग्लैंड एंड यूरोप, मेनली फॉर देयर एग्जीक्यूटिव फ्लोरल डिजाइन। बेसिकली वो जो था ना बहुत ही शानदार, बहुत ही मनोरम, उसमें फूलों का डिजाइन बना हुआ रहता उस कॉटन टेक्सटाइल पे, जिसकी वजह से वो इंग्लैंड यूरोप जैसे देशों में विख्यात हो गया था, बहुत ही पॉपुलर हो गया था। आगे कहता है फाइन टेक्सचर एंड रिलेटिव चीपनेस। और इतना ही नहीं, सिर्फ फ्लोरल डिजाइन तो था, साथ साथ उसके टेक्सचर जो थे वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी, फाइन क्वालिटी के हुआ करते थे। और सबसे खास बात कि वो बहुत ही कम दाम में अवेलेबल थे। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी,
यूरोप एंड इंग्लैंड जैसे देशों में बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेड पकड़ चुका था। इंडियन जितने भी टेक्सटाइल थे, कॉटन टेक्सटाइल थे, रिच पीपल ऑफ इंडिया, रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग द क्वीन हरसेल्फ वोर द क्लोथ्स ऑफ इंडियन फैब्रिक। सोचो कितनी बड़ी बात है। यहाँ कह रहा है कि इंग्लैंड के अमीर से अमीर आदमी जो थे वो इंडिया के जितने भी क्लोथ्स थे वो पहना करते थे। इवन वहाँ की जो क्वीन थी वो भी भारत के फैब्रिक के बने हुए कपड़ों को इस्तेमाल करती थी, पहना करती थी। क्वीन हरसेल्फ वोर द क्लोथिंग ऑफ इंडियन फैब्रिक, भारतीय फैब्रिक के जो कपड़े हुआ करते थे, क्लॉथ हुआ करते थे, उसे वहाँ की क्वीन भी पहना करते थे। दोस्तों इतने फाइन क्वालिटी के जो है वहाँ पे कपड़े मिला करते थे, हमारे इंडिया से जाया करते थे वहाँ पे। सिमिलरली द वर्ड बैंडेना नाउ रेफर टू any brightly colored and printed scarf of the neck और a head। हाँ, एक और वर्ड यहाँ पे आया, आपने पूछा ना वर्ड कैसे हिस्ट्री इतिहास को बयां करते हैं, तो इसमें ये चीज है। अभी हमने चिंत के बारे में जाना, राइट, उसके बाद से केओस के बारे में जाना, इसके बाद से खासा, ऐसे कुछ वर्ड्स है जो कहीं ना कहीं व्याख्या करते हैं ये किस तरह के कपड़े हुआ करते थे। इसके साथ साथ नेक्स्ट पैरा में हमें एक और वर्ड मिला, दैट इज बैंडेना। Bandana now refer as any bright color and printed scarf। yes, एक चमकीला और प्रिंटेड यानी प्रिंटेड स्कार्फ एक तरह का होता है जिसे हम या तो कभी कभी गर्दन में लपेटते हैं या फिर माथे के थ्रू लपेटते हैं। उस स्कार्फ को हम लोग बैंडेना के नाम से जानते हैं। कह रहा है ओरिजिनली द टर्म डिराइव फ्रॉम द वर्ड बांधना। यस, ये बैंडेना वर्ड जो है बेसिकली ये बांधना हिंदी का एक शब्द है, बांधना, जिसे हम टाई इंग्लिश में कहते हैं, टाई टाई करना यानी किसी चीज को बांधना। बांधना से वर्ड जो है बैंडेना का ओरिजिन हुआ है। कह रहा है बांधना हिंदी फॉर टाइम एंड रेफर टू ए वैरायटी ऑफ ब्राइटली कलर क्लोथ्स प्रोड्यूस थ्रू अ मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग। हाँ, एक तरह का कह सकते हैं कि एक तरह का ऐसा कपड़ा था जो कि बहुत ही ब्राइटली था, बहुत ही चमकीला कह सकते हैं, और उस पर डिजाइन बने हुए थे जिसे बेसिकली हम गर्दन में बांधने का काम करते थे, जिसे अक्सर आप मफलर कहते हैं आज के डेट में, या फिर इसका बेसिकली उसे स्कार्फ कहते हैं, बट आप समझ सकते हो एग्जाम्पल का, जैसे मफलर हो गया या स्कार्फ हो गया जिसे हम नेक पे भी लपेटते हैं या फिर कभी कभी माथे पे भी बांध लेते हैं, राइट, जो कि बहुत ही अच्छे क्लोथ जो कि अक्सर बांधने काम में आता था, ठीक है, जो कि प्रिंटेड हुआ करता था, ब्राइटेड हुआ था। आगे क्या है नेक्स्ट पढ़े हम, देयर वेयर अदर क्लोथ इन द ऑर्डर बुक दैट वेयर नोटेड बाय देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन। और कुछ और भी उसमें उस बुक में कपड़े थे जिसे उसके ओरिजिन के आधार पर नोट किया जा सकता है, पॉइंट आउट किया जा सकता है, समझा पकड़ा जा सकता है। कैसे? जैसे कि उसके ओरिजिन, जैसे कुछ कपड़ों के ओरिजिन जो थे वो बेसिकली थे कासिम बाजार नाम की जगह था, कासिम बाजार, वहां के कुछ कपड़े थे तो वो उस जगह के नाम से विख्यात हो चुका था, पॉपुलर हो चुका था। आगे कहता है पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, ओके, ये ऐसे चार पूरे ऐसे कोई जगह थे जिसके नाम से जिस जगह से ये कपड़े आते थे इस नाम से विख्यात हो चुके थे। कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा एंड चारपुरे। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ सच वर्ड्स शो द हाउ पॉपुलर इंडियन टेक्सटाइल हैव बिकम इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये वाइड स्प्रेड जो वर्ड्स है ये कहीं ना कहीं बताते हैं कि हाँ, भारतीय कपड़े किस तरह विख्यात हुए थे, नॉट ओनली इन द इंडिया बट इन वर्ल्ड, पूरे विश्व में भारतीय कपड़े जो है विख्यात थे। हो सकता है कि उसके कपड़े के इस्तेमाल के नाम से उसको पहचाना जा सकता है, या फिर उसका ओरिजिन किस जगह से था, इस चीजों को ध्यान में रखते हुए उसे पहचाना और पकड़ा जा सकता है। जैसे कि अगर बैंडेना वो शब्द का इस्तेमाल अभी मैंने आपको बताया, बैंडेना एक तरह का स्कार्फ था जो कि बेसिकली नेक पे या फिर कभी कभार हेड पे बांधा जाता था, जो कि ब्राइटेड होता था और प्रिंटेड फ्लोरल प्रिंट उस पर प्रिंट पाए जाते थे, जो कि हिंदी के शब्द बांधना से उसे बैंडेना बनाया गया था, राइट। और इसी तरह ये तो हो गए बांधने से रिलेटेड, आपने कपड़े को आइडेंटिफाई किया। दूसरी तरफ हम देखेंगे तो कुछ प्लेस के आधार पर, राइट, जैसे कि कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा एंड सो ऑन, इस तरह के प्लेस के आधार पर आप कपड़े को आइडेंटिफाई करते हैं। इससे पता चलता है हमारे देश में कपड़ा, हमारे देश के जो फाइन क्वालिटी के टेक्सटाइल हुआ करते थे वो कितने मशहूर हुए आगे चल के, नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में। यस,
हमारा अगला टॉपिक जो है दैट इज इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट। यस, अब तो हम लोग समझ चुके हैं कि इंडिया के जितने भी फाइन क्वालिटी के टेक्सटाइल थे वो किस कदर पहले ही पॉपुलर हो चुके थे, ठीक है। यहाँ तक कि इंडिया के जितने भी रिचेस्ट पीपल थे, सॉरी नॉट इंडिया, इंग्लैंड के जितने भी रिचेस्ट पीपल थे वो इंडियन टेक्सटाइल का इस्तेमाल, इंडियन टेक्सटाइल क्लोथ जो हुआ करते थे फाइन कॉटन के, वो तो इस्तेमाल करते थे। साथ साथ उस देश की क्वीन जो थी, यहाँ तक कि क्वीन भी इंडियन टेक्सटाइल का इस्तेमाल अपने डेली यूजेज में कपड़े पहनने में किया करती थी। जिस तरह से हमें पहले ही पता चल चुका है कि इंडियन टेक्सटाइल किस कदर पॉपुलर हुए थे पूरे वर्ल्ड में। लेकिन यहाँ जो अगला टॉपिक है दैट इज इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट। यस, अब इंडियन टेक्सटाइल का यूरोपियन मार्केट में क्या वैल्यू था, क्या डिमांड था, या फिर एक किस तरह से प्रोडक्शन इसका होता था, इसके बारे में हम इस टॉपिक में बेसिकली पढ़ेंगे बट नेक्स्ट क्लास में। ओके।